सरहज और साली को मेला घुमाते घुमाते शाम हो गई। तीनों थक गए। मेला से गांव दूर था। जब बस स्टैंड पर गए तो कोई बस भी नहीं था। फिर वापस लौटकर जीजा साली और सरहज को लेकर मेले में आ गया और किराए पर एक रूम बुक किया। सोचा रात यहीं बिताएंगे और सुबह घर जाएंगे। फिर तीनों किराए के रूम में पहुंच गए। उसमें एक ही बेड था। राजू बोला, सरहज जी आप और आपकी ननद सलोनी दोनों बेड पर लेट जाओ और सो जाओ, मैं नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो जाता हूँ। तभी सरहज बोली, नंदोई जी आप नीचे मत लेटो, मैं नीचे लेट जाती हूँ और आप बेड पर सो जाओ। दोनों में यही बातें चल रही थी। तभी साली बोली, जीजा जी मैं बेड पर सो जाती हूँ और आप भी सो जाओ, भाभी नीचे फर्श पर सो जाएंगी। फिर सरहज नीचे चादर बिछाकर लेट गई। इधर जीजा राजू को मौका मिल गया। जैसे ही सरहज सोई तो राजू करवट लेकर साली को सीने से लगा लिया। साली भी जीजा को पसंद करती थी, मगर वह 61-62 खेल से अनजान थी। इधर जीजा तो साली के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर था। फिर साली भी जीजा को नागिन की तरह लिपट गई। दोनों बंद कमरे में बिना कुछ बोले प्यार करने लगे। साली और जीजा दोनों 61-62 करने लगे। तभी बेड से खटर पटर की आवाजें आने लगी तो सरहज भी जाग गई और सोची बेड से खटर पटर की आवाजें क्यों आ रही है। ऐसी आवाजों को सुनकर वह सोचने लगी कि लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। फिर वह उठकर बैठ गई और जब वह बैठी तो बेड पर ऐसा सीन चल रहा था कि उसे देखकर वह हैरान हो गई। नंदोई राजू को छोटी ननद सलोनी के साथ 61-62 करते देख सरहज दंग रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोली। और उधर राजू अपने साली के साथ 61-62 में इतना बिजी था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि उसे कोई देख रहा है। दोनों इतने बिजी थे, दोनों प्यार करने में इतने व्यस्त थे कि इधर उधर देखे भी नहीं और सरहज बैठकर देखती रही। देखते देखते वह भी मदहोश हो गई, क्योंकि 2 सालों से उसका पति प्रदेश में था। उसकी भी जवानी उफान मारने लगी। तभी वह अपने नंदोई से बोली, नंदोई जी सारा मिठाई ननद को ही खिला दोगे क्या? मुझे नहीं खिलाओगे? मैं कब से देख रही हूँ कि सारा मिठाई तुम दोनों खाते जा रहे हो, मुझे भी खाने की इच्छा है। तभी नंदोई राजू ने देखा तो सरहज बैठकर देख रही थी। वह शर्मा गया और बोला, क्यों नहीं सरहज जी, अगर आप चाहती हो तो आप भी मिठाई खा लो। आओ बेड पर मेरे साथ बैठ जाओ और मिठाई खाओ। सरहज तो यही चाहती थी। वह तुरंत उठी और जाकर बेड पर नंदोई के बगल बैठ गई और उसे नागिन की तरह लिपट गई। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लिए और उसी बेड पर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उधर ननद सलोनी बैठकर देखती रही। वह कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसकी भाभी ने उसे जीजा के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए वह नहीं बोली। वह भी भाभी को कहने लगी, भाभी तुम भी जीजू के साथ मिठाई खा लो। फिर राजू अपने सरहज के साथ बेड पर मिठाई खाना शुरू कर दिया और मिठाई खाने लगा। दोनों एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गए और प्यार करना शुरू कर दिए। प्यार करते करते इस हद तक गुजर गए कि दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों को पता ही नहीं चला कि दोनों के बीच कब अवैध संबंध स्थापित हो गया। उधर साली भी जीजा के साथ भाभी को मिठाई खाते देख उसकी भी जवानी उफान मारने लगी। उसके मुंह से लार टपकने लगा। वह भी मिठाई खाने के लिए व्याकुल हो गई। फिर वह अपने जीजा को पकड़ ली और बोली, जीजा जी मुझे भी मिठाई खिला दो। फिर राजू ने साली और सरहज को दोनों को बारी बारी मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। राजू बीच में लेट गया और उसकी सरहज बेड के एक किनारे और एक किनारे उसकी साली लेट गई। बीच में राजू लेट गया और दोनों को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। बारी बारी दोनों को मिठाई सारी रात खिलाता रहा। तभी सरहज और साली बोली, जीजा जी मेले में आए इसलिए मिठाई खाने को मिल गया, अगर घर पर रहते तो मिठाई खाने को नहीं मिलता। आज सारी रात हम दोनों को मिठाई खिलाते रहो। जीजा राजू भी मिठाई खिलाते खिलाते थक गया, मगर वह दोनों
बहुत परेशान थी और कह रही थी सारी रात मुझे मिठाई खिलाओ। राजू किसी तरह साली और सरहज को रात भर मिठाई खिलाता रहा। जैसे तैसे सुबह हुआ, फिर राजू सरहज और साली को लेकर बस स्टैंड पर ले गया और बस लगी थी गांव जाने के लिए। तीनों बस पर बैठ गए और अपने गांव पहुंच गए। जब गांव पहुंचे तो शाम हो गई। फिर राजू को ससुराल में ही रुकना पड़ा। जब ससुराल में वह रुक गया, रात हो गया। परिवार के सभी लोग भोजन करके सो गए। जब रात के 11 बजे तो साली राजू के पास आ गई और बोली, जीजा जी जो मेले से मिठाई लाए थे, कुछ अगर बच गया हो तो मुझे खिला दो, क्योंकि आप सुबह चले जाओगे। और वह ऐसा कहते हुए राजू के बगल लेट गई। राजू भी जवान था, उसकी भी जवानी उफान मारने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गए। उधर सरहज भी मौका ही देख रही थी। जब वह देखी कि उसकी छोटी ननद नंदोई के पास पहुंच गई है, तो वह भी आकर नंदोई के एक बगल लेट गई और कहने लगी, नंदोई जी मुझे भी मिठाई खिलाओ। फिर नंदोई राजू ने साली और सरहज को मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। सरहज और साली को लॉलीपॉप दे दिया और दोनों लॉलीपॉप चूसने लगी। राजू साली और सरहज को मिठाई खिला रहा था, तभी कमरे से आवाजें आने लगी। तो उसकी पत्नी जाग गई और आकर देखी तो उसका पति उसकी छोटी बहन के साथ और उसकी भाभी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था। ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी कि यह कितना हवस में अंधा हो चुका है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर वह अपने पति पर गुस्सा होने लगी। तभी उसकी भाभी और उसकी छोटी बहन वहाँ से चली गयी। मगर जैसे ही राजू की पत्नी राजू से लड़ झगड़ कर सोने गई, जैसे वह सो गई, तुरंत उसकी छोटी बहन और उसकी भाभी फिर राजू के पास आ गईं और उसके बगल लेट गईं और कहने लगी, आप डरो मत, अगर वह तुम्हें छोड़ देगी तो मेरी छोटी ननद तुमसे शादी कर लेगी। ऐसा कहते हुए राजू की सरहज राजू को नागिन की तरह लिपट गई। फिर उसकी साली और सरहज दोनों राजू से प्यार करने लगी। तभी राजू की पत्नी दोबारा जाग गई और सोची कि कहीं फिर से न आ गई हूँ मेरे पति के पास। फिर वह चुपके से देखने गई तो देखी कि उसकी छोटी बहन और उसकी भाभी उसके पति के पास थी। फिर वह अपने पिता को जगाई और बोली, चलो अपने दामाद की करतूत देख लो। तभी उसका पिता वहां पहुंच गया और जब देखा कि उसकी छोटी बेटी और उसकी बहू उसके दामाद राजू के साथ आपत्तिजनक अवस्था में है, तभी वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसी दृश्य देखकर फिर वह लाठी उठाया और अपने दामाद को मारने लगा। दामाद राजू किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा और रातों रात अपने घर पहुंच गया। 1 साल बीत गया है, अब राजू की पत्नी उसके घर नहीं आती है। राजू बहुत परेशान है। दोस्तों यह कहानी काल्पनिक है, कृपया इसे दिल पर न लें। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि समाज में आजकल इस तरह के अपराध होते रहते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को कदम चुप रहो। बच्ची थी तो माँ ने कहा चुप रहो। बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते। थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने कहा चुप रहो। अब तुम बड़ी हो रही हो। थोड़ी और बड़ी हुई तो भाइयों ने टोका चुप रहो, तुम्हें दूसरों के घर जाना है। शादी हुई तो ससुराल में कुछ बोलने लगी। सास ने कहा चुप रहो, यह तुम्हारा मायका नहीं है। फर्ज संभाला, किसी बात पर बोलने लगी तो पति ने कहा तुम औरत होकर जुबान चलती हो, चुप रहो। नौकर पर गई, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो बॉस ने कहा चुप रहो, तुम्हें काम करना है। थोड़ी बड़ी उम्र ढली तो बच्चों ने कहा चुप रहो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। बूढ़ी हुई कुछ कहना चाहती थी तो सब ने कहा चुप रहो, तुम्हें आराम करना है। इसी चुप्पी के पीछे बहुत कुछ दबा रह गया। उन्हें कुछ बोलना चाहती थी। मेरे भी कुछ एहसास थे, कुछ जज्बात थे। आखिर एक दिन मौत ने भी कहा चुप रहो, तुम्हें जाना है। और इसी चुप्पी के साथ वह दुनिया से चली गई।